चलो देखते हैं। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है। तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना मतलब 8 बार 9 को लिख लो। ये हो गया 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बने 9 को 8 बार लिखो। 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 6 ठो जीरो रहेगा इकाई तरफ से और इस तरह, और एक रहेगा सबसे बड़े स्थान में। ये छोटी से छोटी संख्या हो गया। अब योग लिखा, योग माने जोड़ना है, सिंपल है। तो 9 9 9 9 9, तो 6 जीरो के ऊपर 9 तो 6 ठो 9 आएगा ही। अब ये 9 एक 10 हुआ। अब ये 9 एक 10 यानी कि 100 और 6 बार 9, तो 100 तो शुरू में इसी में लिखा है, बाकी में इसमें 10 लिखा है, 10 लिखा है, यहाँ 1000 लिखा है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिंपल सा था। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना था, यानी कि 8 बार 9 लिखना था। तो उसके बाद 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 6 जीरो और एक बार 1, तो 7 अंक हो गए। अब इकाई तरफ से लिखते आना था, फिर उसको जोड़ना था। तो इस तरह से उत्तर आया। सिंपल था। चलो देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो सबसे पहले चीज तो जानो, महत्तम समापवर्तक यानी सबसे छोटी संख्या। दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है? 51 है। तो 51 का तुमको अगर गुणनखंड लिखना आ गया तो समझ जाओ तुम उत्तर तक चुटकी बजाते पहुंच सकते हो। तो 51 का सबसे बड़ा अपवर्तक होता है यानी गुणनखंड होता है बच्चों 51 ही। उसके बाद ये विभाजित 17 से, 17 तिया 51 होता है। अब देखो 51 से 85 और 53 को भाग नहीं कर सकते। 53 तो चला जाएगा, 51 तिया 53 होता है, लेकिन 85 51 के पहाड़ा में नहीं आता, यानी 51 से भाग 85 को नहीं कर सकते। तो महत्तम समापवर्तक कौन सा होता है? जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, वही संख्या महत्तम समापवर्तक होता है। तो 51 नहीं होता। अब 51 का उसके बाद छोटा गुणनखंड कौन है? 17। तो 17 ऑप्शन में लिखा है, देखो 17 से 17 तिया 51, 17 पचे 85 और 17 से भाग करोगे ना 9 बार, तो ये 17 निया 153 होता है। तो इस तरह 17 से तीनों संख्या विभाजित हो रहा है, मतलब 17 ही 51, 85, 53 का महत्तम समापवर्तक है। अब 3 ऑप्शन कैसे कट गए? तो देखो मैं पहले से बता देता हूँ, अच्छे से याद रखो महत्तम समापवर्तक को। जब भी महत्तम समापवर्तक का प्रश्न आएगा तो सबसे छोटी संख्या देखना उसमें। तो सबसे छोटी जो संख्या रहेगा उसी के गुणनखंड में से कोई भी जो संख्या है वो महत्तम समापवर्तक होता है। सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड, तो सबसे छोटी संख्या 51 है, इसमें 51 का गुणनखंड 17 है, 51 है, लेकिन 27 51 का गुणनखंड नहीं है, कभी नहीं हो सकता। 32 51 का गुणनखंड नहीं है, कभी नहीं हो सकता उत्तर। 2 ठो बचा, तो 51 से बाकी ये तो 25 85 विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 17, यही आंसर है। तो आप लोगों को बेसिक चीज पता रहेगा कि कौन सा संख्या वास्तव में महत्तम समापवर्तक होता है, तो ऑप्शन से तुरंत गलत कर सकते हो कौन सा नहीं हो सकता उसको। तो फिर तुम्हारे सामने एक ही ऑप्शन बचेगा उसके बाद। ये कंपटीशन एग्जाम में सही उत्तर तक पहुंचने का सबसे बेस्ट ट्रिक माना जाता है बच्चों, कि तुमको बेसिक पता होना चाहिए, फिर गलत ऑप्शन तो ऐसे दिखते हैं, समझ रहे हो? तो ये नहीं कि आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हो तो अब आज गुणनखंड करो कि भाग विधि करो, हर जगह ये नहीं करना रहता, बड़ा संख्या तब करो। चलिए देखते हैं 56 करोड़ 95 लाख 8 हजार
7 को लिखा जाएगा। अब इसमें जैसा है कह रहा है वैसे 7 लिखा है तो 7 तो सब में लिखा है, इकाई में तो सही हो गया। अब लिखा है 8,000, तो हजार की जगह में 8 देखो, तो इसमें तो सैकड़ा की जगह में 8 लिखा है भाई, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 80,000 लिखा है जबकि इसमें 8,000 लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 8,007 ये दोनों में लिखा है, यहाँ तक क्लियर। 95 लाख कह रहा है, तो 95 लाख देखो किस में लिखा है, तो ये देखो ये 58,000 लिखा है इसमें, और ये 69 लाख लिखा है, तो यहाँ तो 95 लाख कह रहे हैं, तो ये सही लिखा है ऑप्शन सी। ये लिखा है देखो ऐसे 5695080007, तो कॉमा लगाएंगे ऐसे, तो ऐसे बनेगा देख लो। ये 56 करोड़ है, ये लाख में 95 लिखा है, हजार में 8 लिखा है और इकाई में 7, इसी को पढ़ेंगे 56 करोड़ 95 लाख 8,007, जो कि ऑप्शन सी में लिखा है। ठीक, तो इस तरह से अगर तुमको इकाई दहाई सैकड़ा या संख्या को लिख के ऐसे 3 अंकों के पहले इकाई दहाई सैकड़ा यानी हजार और सैकड़ा के बीच में कॉमा लगाना, उसके बाद बाकी दो दो अंकों के बाद कॉमा। पहला कॉमा के आगे 2 अंक लाख का स्थान है, तीसरा कॉमा के आगे 2 अंक करोड़ का स्थान है, तो इस तरह करोड़ लाख हजार ऐसे पढ़ना है जिसको 56 करोड़ 95 लाख 8,007 केवल 7। तो सही उत्तर समझ में आ गया होगा। देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही को बताना है। तो 2 किलोमीटर 700 मीटर कह रहे हैं, तो भैया 2 किलोमीटर बराबर क्या होता है 2000 मीटर, किलो माने ही हजार होता है, तो 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। अब 700 मीटर भी लिखा है तो 700 लिखेंगे। अब इसको हम अगर ऐसे करके देखें तो क्या बना 2700 मीटर। अब इसमें क्या लिखा है 2700 मीटर लिखा तो है, तो ठीक तो है, ये बिल्कुल सही जवाब। तो 2 किलोमीटर और 700 मीटर को जोड़े तो कितना हुआ 2700 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। अब बाकी क्यों गलत क्यों है वो भी तो जान लो। यहाँ देखो 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टो माने क्या होता है, हेक्टो माने 100, तो ये 700 मीटर होगा। 7 हेक्टोमीटर बराबर 700 मीटर। 10 डेकोमीटर, डेका माने 10, तो ये 10 लिखेंगे और 10 के बाद एक जीरो और आएगा उसमें 100 मीटर, तो 100 मीटर को बोलते हैं 10 डेकामीटर। इसको जोड़ के देखें तो देखो क्या आ रहा है 800 मीटर आ रहा है, तो 800 मीटर को बोलते हैं, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ तो 710 लिखा है तो गलत उत्तर है, ठीक गलत हो गया। अब देखें 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर, इसको 5 मीटर बराबर क्या होता है 500 सेंटीमीटर। अब इसमें 100 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे तो क्या होगा 600 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ लिखा है 5100, तो गलत हुआ ना भाई। ठीक, गलत क्यों है ये भी जानो। 4 डेसीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर 45 मिलीमीटर लिखा है, तो 4 डेसी माने क्या हुआ डेसी, 4 ये करेंगे डेसी की जगह में क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे। अब ये फिर सेंटी, अब ये डेसी, देखो ये डेसी, ये हो गया 4000। 4 डेसीमीटर को पहले सेंटी बनाओगे, सेंटी के बाद मिली तो ये नहीं एक ही कम होगा, ये रुक गया, हाँ 400 मिलीमीटर होगा। 4 डेसीमीटर बराबर 400 मिलीमीटर। अब 5 मिलीमीटर को जोड़ोगे तो 405 मिलीमीटर उत्तर आएगा, लेकिन 45 लिखा है इसलिए ये भी गलत है। तो सही उत्तर है, ठीक पहला ही ऑप्शन में सही दिया है। चलो, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली। सुबह आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। आप बताइए बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लगाया। देखो बहुत सरल है बच्चों, अंतिम समय में से चलने वाली समय को घटाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है सुबह चला था यानी AM में चला था, रात में पहुंचे यानी PM, वो 12 बजे को क्रॉस कर गई,
एक बार 12 बजे को क्रॉस करेगा ना भाई, सुबह का चला था तो दोपहर में 12 बजे होगा, फिर रात में 8 बजे होगा। तो एक बार 12 बजे को क्रॉस कर लिया, इसलिए इसमें 12 जोड़ेंगे। तो 8:35 में 12 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 20:35। तो 20:35 में से हमको ये जो शुरू वाला समय है जितने बजे चला था उसको घटाना है। इस तरह 35 में तो 35 गया, जीरो हो गया। अब 20 में से 5 गया, 15। तो 15 कब बजेगा? अब सही समय जानना है तो 12 जोड़े थे ना, तो 12 को घटाओ। 15 में से 12 घटाए 3, यानी 3 बजे। सॉरी, ये क्या ये पूछा था कि क्या पूछा था, घंटा पूछा था सॉरी। तो ये 15 घंटे, इस क्या होगा 15 घंटे। यानी हमको करना क्या रहता है, ध्यान से सुनो। अंतिम समय में, अंतिम समय यदि 12 को पार करके बना है तो उसमें 12 जोड़ देते हैं, तो इस तरफ 20:35 आया। फिर प्रारंभिक समय को घटाया जाता है, यानी 5:35 घटा दिए, क्या आया 15। तो यही 15 घंटे ही इसका आंसर होगा। ठीक, सरल था। कठिन क्या था इसमें कि अंतिम समय में अगर तुम 12 जोड़े बगैर घटाओगे तो उत्तर नहीं आएगा। तो 12 बजे को क्रॉस किया है घड़ी, तो 12 जोड़ने के बाद ही शुरू के समय को घटाना। कोण वाला देख लेते हैं। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 हो कहलाता है। तुक्का मार लेना और सही उत्तर पर निशान कर लेना ये अलग बात है। गणित में तुक्का मार के प्रश्न सही कर लेना अलग बात है, और उसको समझते हुए करना अलग बात है। तो गणित में अगर समझे नहीं तो वो समझो बेकार है। गणित समझने की विषय है, समझने का विषय है, रटने तुक्का मारने का विषय नहीं है। देखो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्यों होते हैं 60 अंश, इसको समझना। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं एक समान माप की होती है, इसीलिए इसका नाम ही है समबाहु। बाहु माने भुजा, तो जिसकी सभी भुजाएं बाहु क्या है, सम है, समान है, बराबर माप की है, वही कहलाता है समबाहु। किसी भी त्रिभुज की अगर भुजा समान है तो उसके कोण भी समान होते हैं, ये सिद्ध किया जा गया है। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा समान है तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अब 180 को तीनों में बराबर बांटोगे तो क्या रहे, देखो 3×6=18, 3×0=0, 60 अंश। ये क्योंकि 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक कोण 60 आता है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। इस चीज को याद रखो, क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर समान है तो उसके कोण भी समान होंगे, बराबर होंगे। और 180 अंश तीनों कोण का मान होता है त्रिभुज के, तो तीनों कोण में बराबर बांटोगे 180 को तो 60-60 आएगा। कभी कभी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण का मान दिया रहता है। मान लो ये कोण का मान दे दिया 80 अंश। अब इस कोण का नाम है समद्विबाहु। तो मुझे बताओ ये जो दो कोण है इसका मान कितना कितना होगा? 80-80 होगा तब तो 80-80 3 बार हुआ तो 8×3=24, 240 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये भी 80-80 होगा, तब तो 240 हो गया। 80-80 को 3 बार करेंगे तो 240 हो रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताया? कितना बताया? तो 180 होता है तो कैसे 240 बना रही हूँ?
जब 180 से ज्यादा हो ही नहीं 50 सकता। 50 हम्म। 50 50। 50 50 50 कैसे में उत्तर लाई हो ये बताओ। 50 100 50 और 50 फिर 100 इसमें और 80 को फिर इसमें जोड़ेंगे 80 तो को जोड़ेंगे तो 180। 180। ठीक, ये जवाब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, यही चीज तो सोचना था तुम लोगों को। जब मैंने कह दिया एक कोण 80 है, तो बचा हुआ दो कोण सब मिला के 180 होता है, तो पास 100 अंश बचा ना। अब मैंने बोला था ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये दोनों भुजा एक बराबर माप का है। तो दो भुजा एक बराबर माप का है तो दो कोण भी एक बराबर माप का रहेगा, याद रखना। अभी मैंने क्या बोला था, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया कि तीनों भुजा अगर एक बराबर माप का है तो तीनों कोण भी एक बराबर माप का होगा। अगर त्रिभुज के दो भुजा एक बराबर माप के हैं तो दो कोण भी एक बराबर माप के रहेंगे। तो 80 को जान लिए तो 100 को अगर दो बराबर भाग में बांटे तो 50 50 अंश ही बटाएगा दोनों कोण में। तो चूंकि दो भुजा समान है तो ये दोनों कोण भी एक बराबर माप के होंगे, इसकी गारंटी है। तो ये 50 50 अंश के। तो याद रखो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एक कोण का मान दिया है शीर्ष वाला कोण का, तो समझ जाओ 180 में उसको घटाना है। अब बचा हुआ भाग को दो भाग करेंगे तो जितना आएगा उतने उतने अंश का रहेगा बचा दो कोण। और सम बाहु त्रिभुज में हमेशा हमेशा 60 60 अंश का ही प्रत्येक कोण होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखो, ऐसे ऐसी चीज को भूलना नहीं है। एक आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है, बताओ। 90 अंश से अधिक के बराबर, 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक होता है आयत। और आयत के परिभाषा में ही वो सब चीज क्लियर रहता है। इतना सरल कमेंट नहीं कर रहे हो मतलब तुम लोग बहुत गहरे पानी में हो। तैयारी समझो बहुत ज्यादा खराब है। आयत के प्रत्येक कोण का मान नहीं बता पाना माने तुमको ना तो आयत के बारे में एबीसीडी कुछ नहीं पता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 90 अंश का होता है, ये चीज नहीं जान रहे हो माने बहुत दुखद बात है। इतना अच्छा समझाए हैं आयत के बारे में, हैं? आयत हो चाहे वर्ग हो, दोनों चूंकि वर्ग भी एक आयत ही है तो सभी का प्रत्येक कोण 90 90 अंश का ही होता है। तुम लोगों को बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, इतना सरल सरल नहीं जान रहे हो। निम्नलिखित पिक्टोग्राम एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। ध्यान से देखो। अब यहाँ मेन चीज ये संकेत को दे। एक जो चेहरा का चित्र है वो 10 अध्यापक के बराबर है। तो प्रश्न क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो लाल रंग ये है, ये लाल रंग वाला डब्बा है ये। तो लाल ऑप्शन रंग नंबर डी कितने, सर। 6 बने हैं। कितने बने हैं, 6 चेहरे बने हैं और एक चेहरा 10 है, तो 6 दहम 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ ये संकेत को देखना रहता है मेन कि ये जो पिक्टोग्राम में एक जो पिक है, पिक्टोग्राम में एक जो पिक यानी एक जो चित्र है उसका मतलब क्या दिया है वो देखना जरूरी है। तो एक चित्र का मतलब 10 अध्यापक। अब लाल का पूछा था तो लाल वाले में 6 चित्र दिए हैं, तो 6 का 10 से गुणा हो जाएगा, 6 दम 60। ठीक, ये देख लेते हैं। एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। यह 1 दशमलव कितनी दूरी तय करेगी, कौन बता सकता है। एक नियम का प्रश्न है,
बताओगे तो ये बताना पड़ेगा कि उत्तर कैसे लाए। जो कमेंट करोगे उसको बताना पड़ेगा तुमने कैसे हल किया। प्रोसेस को बता दोगे बाकी काफी है। प्रोसेस आना चाहिए। एक एक नियम जो जानते हो वो तुरंत बता सकते हो। चलो इतना देर तक नहीं समझ में आया, मैं उत्तर बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुमको प्रोसेस बताना है। प्रोसेस तो देखो बच्चों, 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी पूछ रहा है, लेकिन तुमको 5 लीटर का पता है। अब मैंने एक एक नियम में स्पष्ट बोला है कि एक एक नियम में एक का दाम या कोई भी एक चीज का पहले पता होना जरूरी है, तभी अधिक का जान सकते हो। तो 1.5 एक से अधिक है, एक से अधिक का जानने के लिए एक का जानना जरूरी है। तो 5 लीटर में वो चलता है 220 किमी। तो 1 लीटर का जानने के लिए हमेशा भाग करते हैं वस्तु की मात्रा से। तो 5 से भाग बचेगा तो फिर 20 बन गया, 5 चौक 20, यानी कि 44 किलोमीटर चलता है। तो 1.5 लीटर के बारे में पूछा है, तो एक से अधिक है तो गुणा किया जाता है। तो 44.5 के साथ 1.5 का गुणा करेंगे, पता चल जाएगा। 15 चौक 60 हासिल 6, 1560 6 66। दशमलव एक अंक के आगे है तो एक अंक के आगे दशमलव लगाएंगे। क्या आया उत्तर? 66। यही तो आंसर है, ऑप्शन ए में देखो दिया है। तुम लोग एक एक नियम नहीं जान रहे हो। एक एक नियम का मतलब होता है एक एक का नियम। एक एक नियम में एक वस्तु के बारे में, 1 रुपया के बारे में ऐसा कुछ जानना जरूरी है। तो यहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल के बारे में पूछ रहा था, यहाँ एक का तुमको पता ही नहीं है कि 1 लीटर में कितना चलता है, तो पहले 1 लीटर का जानो। तो 5 लीटर का जान रहे हो, अधिक का जान रहे हो, एक का जानना है, तो हमेशा भाग करते हैं वस्तु की मात्रा से, रुपया या किलोमीटर दिया किलोमीटर। तो 5 से भाग किया किलोमीटर को, तो किलोमीटर पता चल गया 1 लीटर में कितना किलोमीटर ना है, तो गुणा करते हैं। तो और क्या, एक का जान रहे हो उसका एक से अधिक के साथ गुणा, आ गया उत्तर।